हेलो गाइस, तो क्या हाल है हम सभी के। तो आज हम 2017 का MHCET का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। जैसे कि आपको पता है, हम अपनी सीरीज़ के अंदर MHCET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन देख लो, आप लोग के रिफ्लेक्ट हो गए हैं वहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, कि आपको दे रखा है 7 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज A0 दे रखी है आपको 0.080 मोलर, व्हाट इज द हाफ लाइफ। आपको टी हाफ पूछा जा रहा है कि हाफ लाइफ क्या होगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ देखो, ये आपको कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तुम्हें पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कोई लेना देना होता नहीं है हाफ लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बता रखा है पॉइंट। तो इसका तो वैसे कोई लॉजिक ही नहीं, लेना कोई मतलब भी नहीं था, ऐसे ही दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, टी हाफ इज इक्वल टू कितना होता है 0.693/K। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का फॉर्मूला ये आप सभी को पता होगा, 0.693/K। के की वैल्यू कितनी है 7 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, बस अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें। मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए हमारा। 0.693 डिवाइडेड बाय 7 तो कितना आ जाएगा, 0.099 आ जाएगा, और 10⁻⁴ ऊपर चले जाएगा, -4 है तो ऊपर चले गया 4, तो इसको सॉल्व कर दिया, कितना आएगा 990 आ जाएगा, 990 सेकेंड्स। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 51 का हो जाएगा इस ऑप्शन ए। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कहता है द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकर्स एंड फ्राई पैन इज। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन पॉज करके आप लोग अपने आप ट्राई भी कर सकते हो। ठीक, मतलब वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकर एंड फ्राई पैन और कुकर के हैंडल्स बनाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको पहला, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेकेलाइट आपका हीट रेजिस्टेंस होता है, जिसका यूज़ करते हैं हम कुकर्स एंड फ्राई पैन के हैंडल्स बनाने के लिए। ठीक है, ओके, मैं बेकेलाइट तो हमारा ऑप्शन, मतलब सेकंड का आंसर क्या हो गया, बी हमारा आंसर हो गया। सॉरी, सेकंड का बी नहीं, ए। ठीक है, ऑप्शन क्या है, बेकेलाइट, ए ऑप्शन है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 का कहाँ यूज़ करते हैं, मैं बाकियों के यूज़ बता देता हूँ आप लोग को। नायलॉन 2 नायलॉन 6 आप लोग के काम आएगा, हो सकता है इस बार के पेपर के अंदर बाकियों में से किसी का यूज़ पूछ लिया जाए, है ना। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 का यूज़ करते हैं गाइस हम लोग। आप लोगों ने टूथब्रश देखे होंगे, सब लोग करते होंगे सुबह उठ करके, है ना। टूथब्रश के जो आपके थ्रेड्स होते हैं ऊपर, है ना, ये जो टूथब्रश होता है आपका, ये इस टाइप के थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, इनको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 का यूज़ करते हैं। बात समझ गए कि कहाँ यूज़ होता है। तो ये इन टूथब्रश के स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं टूथब्रश के, इसको ब्रिसल्स भी कहा जाता है। इनको बनाने के लिए हम इस वाले पॉलीमर का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट है आपके पास इसके अंदर ऑर्लॉन का कहाँ यूज़ करते हैं। ऑर्लॉन का यूज़ करते हैं हम कपड़े बनाने के लिए, क्लॉथ्स। ठीक है, एक्राइलिक पॉलीमर होता है ये, क्लॉथ्स बनाने के लिए, आप सॉक्स बनाने के लिए, वुल्स के कपड़े बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वुल्स को मतलब कह सकते हो कि इसने रिप्लेस करा है। ठीक है, एंड लास्ट इज PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का तो बहुत ही ज़्यादा यूज है, ये सब लोगों ने सुना होगी। PVC की पाइप्स आती हैं, है ना, जो हम प्लम्बिंग के लिए यूज़ करते हैं, पानी वगैरह पास कराने के लिए। इसके रेनकोट्स भी बनते हैं, समझ रहे हो। तो PVC का तो बहुत ही ज़्यादा यूज है, ये तो बेसिक सबको पता होता है। PVC के रेनकोट्स बन सकते हैं, PVC की पाइप्स बनती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा इसका यूज है। ठीक है गाइस, तो मैंने बाकियों का भी यूज़ बता दिया। फिलहाल आपका जो ऑप्शन रहेगा, कुकर्स एंड फ्राई पैन बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन रहेगा 52 का ए। ठीक है, और बाकियों के थोड़े थोड़े से यूज़। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास है गाइस 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच हेलोजन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लोरीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। ये सभी को पता होता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो 53 का ऑप्शन हो गया गाइस बी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन कहते हैं, आप लोग क्वेश्चन देखते रहे वहाँ पर। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर।
व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर आपको दे रखा है, ठीक है, पानी का मतलब वॉल्यूम दे रखा है इतना। इसके अंदर बता रहा है कि एक्चुअल में वाटर होगा कितना। तो इसके लिए पहले लॉजिक लगाओ, वॉल्यूम दे रखा है इसमें, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, सबको पता होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले मास निकाल रहे हो, तो अगर इस वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग मास कितना होगा, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास कितना है, वॉल्यूम आपको दे रखा है 20 और डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1, मतलब 20 ग्राम। सीधी सी बात है, मास कितना होगा 20 ग्राम होगा, वरना डायरेक्टली भी तुम्हें पता है कि भाई अगर वॉल्यूम 20 मिलीलीटर या 20 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो मास 20 ग्राम ही होता है, क्योंकि डेंसिटी 1 होते है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वेट अपॉन मोलर वेट, है ना। वेट कितना हो गया आपका, निकल चुका है 20, और मोलर वेट किसकी बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, कितना होगा 18। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 18 कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 18 कर लोगे तो 1.1 के अराउंड आ जाएगा, 1.11। ठीक है, अब आपसे ये बोल रहे हैं कि बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। तो इसके लिए एक दूसरा नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला पता है तुम्हें, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। ऑप्शन देख लो, लीटर्स में मिलीलीटर्स में, तो ऑप्शन DM क्यूब मतलब लीटर में दे रखे हैं ऑप्शन। ठीक है, तो और मिलीलीटर में भी दे रखे हैं आपको कुछ ऑप्शंस। चलो पहले लीटर में ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने पुट करा, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स, ये सभी को पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अब तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स निकल चुके हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करो 1.11 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 इंटू 1.11। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा 22.4 इंटू 1.11, तो आपका आंसर आएगा 24.86। तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 24.86 मिली लीटर या फिर DM क्यूब। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है D। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा 54 का। क्लियर हो गया इसकी कैसे करा हम लोगों ने, समझ आया ना आप लोग को क्या करना है। वॉल्यूम दे रखा है 20 मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है मिलीलीटर होता है, और डेंसिटी आपको पता होती है पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने मास निकाल लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का यूज़ करके, या फिर डायरेक्टली भी आप लोग सोच सकते हो कि अगर जितना मिलीलीटर में गिवन होता है उतना ही मास होता है ग्राम में। ठीक है, पानी के केस में, क्योंकि उसकी 1 होती है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आना है। बस इसका यूज़ करके हमने नंबर ऑफ मोल्स का पहला बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, वेट अपॉन मोलर वेट, तो 1.11 आ गया। उसके बाद आपने उसका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लगा दिया और नंबर ऑफ मोल को उठा के वहाँ पुट करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, ओके, तो 54 का हो जाएगा इज आपका D ऑप्शन। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 55। क्या कहता है, 55 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इज एन एक्सेप्शन टू EAN रूल। EAN का कौन कौन सा एक्सेप्शन है, पहला ऑप्शन है दे रखा है इसमें PT NH3 6 4+, दूसरा दे रखा है, सबके लिए निकाल लेंगे हम अभी EN CN6 4-, तीसरा दे रखा है आपको ZN 3 4 2+, एंड चौथा है आपके पास CU NH3 4 2+। ठीक है, तो और एटॉमिक नंबर्स भी आपको गिवन है, प्लेटिनम का 78, आयरन का 26, जिंक का 30 एंड कॉपर का 29। चलो ठीक है, ये दे रखा है, आपको बोल रहा है कौन EAN को फॉलो नहीं कर रहा। तो EAN का मतलब आप लोग को पता है, EAN का मतलब क्या होता है गाइस, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज EAN रूल, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल होता है। इसका कहना यह है कि भाई सेंट्रल एटम के पास, बहुत ध्यान से समझना, सेंट्रल एटम के पास जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये कहना है किसका, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का, कि जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास नियरेस्ट नोबल गैस, जो उसके सामने वाली नोबल गैस होगी उसके बराबर, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज प्लेटिनम है, प्लेटिनम के सामने रेडॉन होती है, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 86, तो मतलब प्लेटिनम के पास 86 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आयरन, जिंक, कॉपर, इन सब के सामने कौन सी गैस होती है, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, है ना, तो उसके बराबर इनके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहले बताओ, ये समझ आया सभी को, ये तो पता है नोबल गैस, हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये जो आयरन, जिंक और कॉपर हो गया, इनके सामने होती है क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। और जो प्लेटिनम होती है, इसके प्लेटिनम यहाँ होता है, इसके सामने कौन सी नोबल गैस होती है, आपको पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में पता चल जाएगा, है ना। प्लेटिनम के सामने होती है रेडॉन, तो और रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है गाइस 86। ठीक है, तो मतलब कहना यह है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का कहना यह था, जो सेंट्रल एटम होता है उसको उसके सामने वाली नोबल गैस या उसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखते हैं है कि नहीं है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर कितना है प्लेटिनम। प्लेटिनम का कितना एटॉमिक नंबर है 78। 78 पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना होगा 4। कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका 4। तो देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है। तो देखो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर है 78 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 4 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6। भाई जितने डोनर होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो 6 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो 78 माइनस 4 करोगे कितना आएगा 74 प्लस 12 कर दोगे तो कितना आ गया, देखो 86 आ गया। और तुम्हें पता है प्लेटिनम के सामने क्या होता है, रेडॉन, जिसका 86 होता है। तो ये 86 है, मतलब ये फॉलो कर रहा है EN। ठीक है, ये देखो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, आयरन का एटॉमिक नंबर आपको दे रहेगा 26 माइनस कितना है 4 प्लस 12, तो ये भी कितना आ गया देखो 26 माइनस 4 22, 26 आयरन का हो गया, और माइनस सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 आएगा। 26 माइनस 6 होता है ना, प्लस माइनस 4, तो 26 माइनस 24, 24 प्लस 2, ये भी कितना आ गया 36 आ गया, ये भी फॉलो कर रहा है। जिंक कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 28 प्लस 4 है, तो 4 इंटू 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोगों ने, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का। ठीक है, EAN निकालने का ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो 30 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 8, तो 28 प्लस 8 36, तो ये भी फॉलो कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। इसको देख लो, कॉपर 29, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 4 2 जाए 8, तो 29 माइनस 2 करोगे कितना आएगा गाइस 27 प्लस 8 करोगे कितना हो जाएगा 35। तो जरा देख रहे हो इसको, ये भी कॉपर भी यहाँ पर होता है, इस वाले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पार्ट है, मतलब होना चाहिए था 36 बनना चाहिए था, पर कहाँ तक पहुँचा, वो केवल 35 तक पहुँचा। मतलब उसने क्या करा, इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करा। और क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस 55 का आपका हो जाएगा डी, समझ गए, 55 का क्या हो जाएगा डी, समझे। तो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पता होना चाहिए क्या होता है। ये कहता है कि जो आपका एटम है वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। चलो ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज यूज फॉर डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ कार्बन। बिल्कुल, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मतलब ये, डिग्रेडेशन बोल दिया मतलब कार्बन को डिक्रीज करने के लिए यूज करेंगे। इट गिव टर्शियरी अमीन, तो यही गलत हो गया क्योंकि वो प्राइमरी अमीन देता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपको पता होगा क्या देता है, वो प्राइमरी अमीन, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी गाइस, तो 56 का बी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, क्योंकि आपको पता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर होता क्या है, अमीन बन जाती है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द पेयर जिरकोनियम एंड हॉफनियम। इनके लिए क्या गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बोथ पजेस सेम नंबर ऑफ वैलेंशियल, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बोथ हैव आइडेंटिकल एटॉमिक साइज, यस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आइडेंटिकल हो जाता है साइज। बोथ हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आयनिक रेडियस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोथ ऑफ दीज बिलोंग टू द सेम पीरियड, तो गलत है, सेम पीरियड में नहीं बिलोंग करते, सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है आपका, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो डी आपका क्या है, गलत हो गया। ठीक गाइस, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन दोनों का क्या होता है, जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तो आपके बी और सी भी सही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 क्या आंसर हो गया, डी, क्योंकि इन्होंने बोला है बोथ ऑफ दिस बिलोंग टू द सेम पीरियड में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो 57 का हो जाएगा डी। ओके, 58 कह रहे हैं एल्डिहाइड
और कीटोन व्हेन ट्रीटेड विथ एल्डिहाइड या कीटोन, सपोज ये है CH3CO कीटोन है, इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, NH2 के साथ, तो क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजोन बनाएगा। सीधी सी रिएक्शन है ये, NH और यहाँ से क्या होता है H2O बाहर निकल जाता है और ये उल्टा होकर इसके पास जुड़ जाता है। बहुत बार ये रिएक्शन हमने देखी हुई है, उल्टा हो गया मतलब C और ये CH3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, B आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 का B हो जाएगा। ओके 59 सॉल्युबिलिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड्स इन वाटर चेंजेस स्लाइटली विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास के अंदर बहुत डिस्कस करा था, तो इसके लिए डायरेक्टली आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा D, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि कैसे डिस्कस सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करती है, ठीक है। तो 59 का D हो जाएगा। जिसको नहीं पता वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसके अंदर पूरा ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 60 कहता है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड व्हेन 46 ग्राम सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल है सपोज C2H5OH, सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और क्या मिलता है थोड़ा यहाँ को लिखता हूँ रिएक्शन, क्या है C2H5OH है, इसमें क्या डाल रहे हो आप, सोडियम डाल रहे हो, C2H5ONA हो जाएगा और क्या निकल जाएगी आपकी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कितनी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी अगर ये रिएक्शन होगी, और एक्सेस ले रहे हैं इथेनॉल, मतलब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि H2 यहीं से मिलेगा, तो ये भी 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई तो C2H5ONA इतना हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से आपकी क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो 5 + 6 2 = 12 और यहाँ पर 10 आ गया और 2 निकल गया, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आपसे बोल रहा है कितना लेना है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड व्हेन 46 ग्राम सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस इथेनॉल, ठीक है। 46 ग्राम सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाओ, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का यूज़ कर सकते हो। देखो इसका 2 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल दे रहा है, समझ रहे हो, इसका 2 मोल इसका 1 मोल दे रहा है, तो डायरेक्टली हम सोडियम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सोडियम का आपको वेट दे रखा है ना, सोडियम रिएक्ट विथ, ये बोल रहा है इसका वेट दे रखा है, जब इसका 46 ग्राम यूज निकलेगा तो बताओ हाइड्रोजन कितनी लिबरेट होगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली 1-to-1 कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन 1-to-1 क्या है, ये मैंने एक वीडियो बना रखी है लिमिटिंग रिएजेंट की, वो देख लेना, एकदम समझ आएगा ये, वरना यहाँ पर भी देख लो आप लोग, समझो कि क्या है, इसका 1 मोल इसका 1 मोल के भाई बैलेंस कर रहे तो इसको 1 मोल इसका 1 मोल है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इसका 46 ग्राम रिएक्ट करेगा तो ये कितना मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम को यहाँ 2 मोल लिखना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस यहाँ 2 सोडियम है ना, तो इसका 2 मोल क्या दे रहा है, इसका 1 मोल दे रहा है, ठीक है। तो 2 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल का वेट 23 ग्राम, 2 मोल का कितना हो जाएगा 46 ग्राम, मतलब सीधी सी बात है, इसका 46 ग्राम इसका कितना ग्राम देगा, 1 मोल मतलब 2 ग्राम देगा। बात समझ लो, बैलेंस करा मैंने, यहाँ 2Na था इसलिए मैंने 2 लिख दिया, तो 2 मोल इसका 1 मोल दे रहा है, मतलब इसका 46 ग्राम इसका कितना देगा, 2 ग्राम देगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 46 ही पूछा है, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, तो डायरेक्टली आंसर पता ही हमें 2 ग्राम। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो 2 ग्राम तो नहीं दिख रहा है, पर किलोग्राम में है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 × 10⁻³ किलोग्राम। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको B, यस। तो 60 का आंसर हो जाएगा इस B, ठीक है। तो ध्यान रखना एकदम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में बेस्ड है कि पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस जैसे होगी तो इसका देखो इससे इसको निकालना है, तो इसका 2 मोल इसका 1 मोल दे रहा है, और 2 मोल का मतलब 46 ग्राम, 46 ग्राम कितना दे रहा है, निकालना था हमें x, और क्वेश्चन में यही बोला है कि 46 ग्राम बताओ कितना दे रहा है, तो 2 मोल का मतलब 46 ग्राम और इसके 1 मोल का मतलब इसका वेट कितना होगा 2 ग्राम, तो मतलब 46 ग्राम कितना दे रहा है, 2 ग्राम दे रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 ग्राम या फिर 2 × 10⁻³ किलोग्राम। ओके क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। तो अगेन लिथियम प्लस इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना। तो इनमें से लिथियम क्या है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, काफ़ी नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से ही क्या है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 61 का आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। 62,
ठीक है, तो 61 का हो गया ए। नाउ 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? 62 क्वेश्चन कहता है द मोनोमर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रॉन। तो ये देखो 2018 का जो पेपर था जो पीछे हमने सॉल्व किया था, से उसमें पूछा था डेक्स्ट्रॉन के मोनोमर बताओ। यहाँ पर नहीं, उसमें पूछा था मोनोमर दिए थे, आपसे बोला था इसका पॉलीमर बताओ, तो ऑप्शन डेक्स्ट्रॉन था, है ना। आप लोग 2018 का पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछ लिया डेक्स्ट्रॉन दे रखा है और बोल रहा है इसके मोनोमर बताओ, तो डायरेक्टली आंसर हमें पता है क्या है, ए है। ठीक है, डेक्स्ट्रॉन के कौन सा क्वेश्चन है? 62 का क्या हो जाएगा? ए। आपके लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ करके हमारा क्या बनता है? डेक्स्ट्रॉन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, बी बाकी भी बता देता हूँ मैं, बी सी डी। बी में क्या क्या आपके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, तो इनका यूज़ करके क्या बनता है? PHBV। क्या बनता है? PHBV। ठीक है, और आपका सी है स्टाइरिन एंड 1,3 ब्यूटाडाइन। इन दोनों का यूज़ करके बनता है सिंथेटिक रबर। इन दोनों का यूज़ करके क्या बनता है? सिंथेटिक रबर। अच्छा, एक होता है नेचुरल रबर भी होता है, नेचुरल रबर भी होता है। तो नेचुरल रबर किससे बनता है? नेचुरल रबर बनता है आइसोप्रीन से। ठीक है, फिलहाल आपसे जो पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्टाइरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन से क्या बनेगा? तो उससे बनता है सिंथेटिक रबर। एंड फोर्थ क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड, नाइलॉन 66। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके क्या बनता है? नाइलॉन 66। तो मैंने बाकी पॉलीमर्स भी लिख दिए यहाँ पर कि वैसे ए से बनता है डेक्स्ट्रॉन, जो आपके पॉलीमर मोनोमर्स दे रखे हैं लैक्टिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड, उसका यूज़ करके डेक्स्ट्रॉन। बी से ए, सी से डी से। ठीक है, तो हमसे पूछा रहा है डेक्स्ट्रॉन किससे बनता है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर तो ए होगा फिलहाल। ठीक है, तो 62 का ए हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है H2O। H2O विल नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, जो इलेक्ट्रॉन लूज करें। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। एंड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखना पसंद करता है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है। दैट्स वाई इट विल नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और एक चीज़ और, रिड्यूसिंग जो बिहेवियर होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। मतलब अगर बाकियों की बात करें H2S, H2SC एंड H2T, इसी ग्रुप की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखेगा। दैट्स वाई इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज टू प्रिजर्व द फूड। फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज नहीं करते? इरिडेशन, एडिशन ऑफ सॉल्ट, एडिशन ऑफ हीट, हाइड्रेशन। तो अगेन 64th क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमें पता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब जानते हो ना, पानी। और खुद सोचो, खाना है, खाने में पानी डाल दोगे तो प्रिजर्व होगा खाना तो खराब हो जाएगा ना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी डालना। तो खाने में पानी डालोगे तो खाना तो खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसको यूज नहीं करते प्रिजर्व करने के लिए। तो अगर बेसिक नॉलेज है ना, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर बाकी आपको पता भी नहीं है ज़्यादा तभी भी हो जाएगा, क्योंकि पानी डालने से कभी खाना सही नहीं रहेगा, प्रिजर्व नहीं रहेगा, डेफिनेटली खराब ही होता है वो। समझ रहे हो? तो हाइड्रेशन विल बी योर ऑप्शन, मतलब 64 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन क्या कहता है? इन केस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन द ग्रुप विच डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या है आपके पास? 65 एनिलीन होगा, ये NH2 है। अब ये आपसे बोला है कौन सा ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, बेसिसिटी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूटेड बोला है, मतलब यहाँ पर कुछ जुड़ा होगा। सपोज X ग्रुप जुड़ा है, जी बोल रहा हूँ, चलो जी ग्रुप जुड़ा है। अब ग्रुप इन्होंने बोल रखा है, पहले केस में OCH3 है ये ग्रुप, सेकंड होगा CH3, C होगा NH2 एंड D होगा फिनाइल ग्रुप। तो ये इन्होंने बोला है कि बताओ इनमें से बेसिसिटी कौन डिक्रीज करेगा। तो हमें पता है बेसिसिटी जो हमारा -I, एसिडिटी का पता था ना, एसिडिटी कौन इंक्रीज करता है? -I ग्रुप जुड़ता है तो एसिडिटी इंक्रीज करती है ना। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है? विच इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के केस में द ग्रुप विच डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को कौन डिक्रीज करेगा, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ को कौन डिक्रीज करेगा? जो ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचे, जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। देखो यहाँ पर अगर OCH3 ग्रुप होगा, बेस होते क्या है? जो इलेक्ट्रॉन दे। तो यहाँ पर टारगेट क्या है? अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहा है ना, तब तो बेसिक है वो। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा
और ये अगर ये वाला ग्रुप यहाँ जोड़ दो तो देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देके उसको थोड़ा स्टेबलाइज कर सकता है। सिमिलरली CH3 ग्रुप इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन देके उसको स्टेबलाइज कर सकता है। NH2 भी दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन देके इसको भाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहे तब तो बेसिक है ना हो। और ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण बेसिसिटी क्या होती है, घटती है। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप या फिर -I ग्रुप, डायरेक्टली लिख सकते हो। ये पॉइंट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो जितना ज़्यादा -I ग्रुप होगा बेसिसिटी घटेगी। तो ये दोनों, ये +I ग्रुप है, ये भी +I ग्रुप है, ये भी क्या है आपका +I ग्रुप है। पर ये फिनाइल ग्रुप हम जानते हैं -I ग्रुप होता है। और -I ग्रुप होने के कारण, इसके कारण बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही पूछ रहा है सबसे कम बेसिसिटी किसके केस में होगी, तो आपकी हो जाएगी अगर फिनाइल ग्रुप जोड़ देंगे। तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा D। ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा इस D। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।